सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस जो अपनी मेरी इनकम टैक्स की कॉपी है डीटी आईडीटी दोनों की, उसकी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको चेक करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी कॉपी देखनी है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अपन देखते हैं। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू सी ए व्लॉग वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जय जैन टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, ये मैं इनकम टैक्स की सर्टिफाइड कॉपी का रिव्यू कर रहा हूँ, मेरी खुद की कॉपी का। सो मेरा सेटअप ऐसा रहेगा, जो मेरा वेबकैम है वो मैंने इधर लगा रखा है, जो आप अभी दिख रहा है, और मेरी जो स्क्रीन है वो सामने है, मतलब मेरी। तो मोस्टली मैं सामने देखूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। मेरी मतलब जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो सामने है, और मेरा वेबकैम जो है नीचे है, तो थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंड ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो मैंने सबकी कॉपी मंगा ली है। सबसे पहले मैंने टैक्स का रिव्यू करना चाहा, क्योंकि मेरे उसमें ही मतलब जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे उससे ज़्यादा ही नंबर आए हैं, 65 नंबर आए हैं मेरे टैक्स में। सो मैं आपको अब सबको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करी, मैंने कैसे उसको मैनेज करा 15 मिनट्स को, और 3 आवर्स में मैंने क्या क्या करा कि मेरा टाइमली पेपर तो हो ही गया था, लास्ट में 1-2 मिनट बचे होंगे मुश्किल से, और कि सब टाइम पे हो गया। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने मेरे जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है अपन को रीडिंग करने के लिए, उसमें मैंने क्या क्या करा कि ताकि मेरा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पेपर हो सके। तो उस 15 मिनट में ना ही तो मैंने कंपलसरी क्वेश्चन रीड करे, वैसे तो एमसीक्यू बुकलेट नहीं मिलती, मतलब मेनली मैंने कंपलसरी क्वेश्चन को देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है। और मेरे को पहले भी ये बताया गया था हमारे कोचिंग में कि कंपलसरी क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, आपको करना ही करना है, तो उसमें आपको देखने वाली कुछ बात ही नहीं है। टाइम मिले तो अपन 15 मिनट्स में, यही अपना मोटिव ये होता है ना, अपन को वो छांटना पड़ता है कि अपन को कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। तो वो 15 मिनट में मैंने सिर्फ वही देखा कि मेरे को अपने टैक्स में कौन सा क्वेश्चन करना है और अपने डीटी और आईडीटी में कौन सा क्वेश्चन करना है। क्योंकि वो 15 में अगर मैं कंपलसरी क्वेश्चन देखने बैठता, वो तो ऑब्वियस है मेरे को करना ही करना है, तो मैंने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मैंने वो अटैम्प्ट भी मतलब लास्ट में करा, जब लास्ट में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, जो 14 नंबर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, उसके बाद मैंने उसको अटैम्प्ट करा। मैं बात करूं कि मैंने क्या पहले चालू करा, तो मैंने सबसे पहले जीएसटी चालू करा था। जीएसटी बट ट्रिकी आई थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं जीएसटी से करता रहूँगा थोड़ी जल्दी भी होगी और थोड़ा लीनियंट थियोरिटिकल था, तो मैंने सोचा कि मैं जीएसटी चालू करता हूँ। और एमसीक्यू तो मैंने बहुत लास्ट में अटैम्प्ट करे, मतलब जब मेरे पास लास्ट का आधा या 1 घंटा बचा होगा जब मैंने एमसीक्यू अटैम्प्ट करे थे। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अपने यहाँ पे देखो, मेरे इनकम टैक्स में 29 नंबर है, और मेरे उसमें देखते हैं आईडीटी में मेरे कितने नंबर आए, 10 नंबर आए मेरे आईडीटी में। तो टोटल कितने हो गए, 39, और 29 उसके, अपने 29 इसके, और 10 नंबर इसके, तो अल्टीमेटली 39, मतलब पास तो मैं सिर्फ इनसे ही हो गया था। और एमसीक्यू बचे, मतलब 28 के ये हो गए, और 48 तो ये हो गए, 70 नंबर का ये हो गया, 70 में से 40 तो मेरे आ गए, 39 आ गए थे। अब बच्चे कितने, जो मेरे रेस्ट मार्क्स है वो मेरे सारे एमसीक्यू में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये दोनों कॉपी में है तो बच्चे मेरे एमसीक्यू में होंगे। तो मेरे लगभग 26 नंबर एमसीक्यू में आए थे। मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने तुक्के मारे थे मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू में, क्योंकि जो केस स्टडी आई थी बहुत बढ़िया थी, उसमें 6-6 हाउस प्रॉपर्टी, उसमें टीसीएस टीडीएस, वो शायद 14 नंबर से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने उसमें भगवान का नाम लेके सिर्फ तुक्के मारे थे, और जीएसटी वाली में तुक्के मारे थे, तो उसमें मेरे बताएं तुक्के सही हो गए तो क्या हो गया, राम ही जाने। तो उसमें मेरे 26 नंबर आए अपने एमसीक्यू में। सो किस्मत उस टाइम सही थी थोड़ी, तो उसमें 26 नंबर यहाँ आ गए, इसलिए अल्टीमेटली मेरे 65 नंबर आए टोटली, क्योंकि पास तो मैं मोटा मोटा इससे हो गया था। और फिर अपने जो रेस्ट है वो मेरे एमसीक्यू में है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहले डीटी पेपर देखते हैं। मैंने चालू ही मैंने मैंने मेरा यही था शुरू से कि मेरे को जो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम बचाऊं, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन होता है, उसमें मैंने पढ़ा भी नहीं था एक तो, और वो लेंदी भी होता है, उसमें सारा माइंड एप्लीकेशन होता है। तो मैं सोचा था कि एक बार उसको छोड़ते हैं, एक बार उसको लास्ट में करेंगे। और वैसे ही मैंने अपना टैक्स लास्ट में उठाया था, पहले जीएसटी उठाया था, तो जो अल्टीमेटली वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो लास्ट के लिए ही बचाया रखा था मैंने। तो सबसे पहले थर्ड ए की बात करते हैं, थर्ड ए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, टीडीएस वाला क्वेश्चन था। तो मतलब टीडीएस का तो इस बार जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था वो बहुत ही आसान आया था। टीडीएस का क्वेश्चन सीधा सीधा था, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने प्रेजेंट कैसे करा टीडीएस क्वेश्चन को, बाकी एप्लीकेबल डेट और वो सब तो आप तो देख ही लेना। तो मैंने देखो कैसे प्रेजेंट करा, पूरा प्रॉपर प्रॉपर जो एक्ट में लिखा है या फिर जो हमको बताया बताया जो उसके रिलेटेड, तो उसको मैंने पूरा प्रॉपर लिखा। और जो अमाउंट अमाउंट था वो भी अंडरलाइन करा ब्लैक पेन से, और वेदर इट इज़ लायबल और नॉट लायबल अंडर एनी टीडीएस प्रोविजन, दोनों को अंडरलाइन करा। और फिर टीडीएस का देखो अमाउंट अलग से कैलकुलेट करके बताया, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आसानी हो देखने में, और उसको ज़्यादा थ्योरिटी में माथा भी ना करना पड़े कि वो यहाँ पढ़ रहा है और यहाँ पढ़ रहा है कि भाई कहाँ है,
वो अमाउंट कहाँ है, लायबल है या नहीं, तो मैंने उसको पहले ही अंडरलाइन करके छोड़ दिया था ताकि उसको दिक्कत ही ना आए आगे। तो एक अपना उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये सब आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि उसको आप जितना एग्जामिनर को खुश रखोगे वो आपको खुश रखेगा, ऐसा अल्टीमेटली बोला जाता है कि हाँ, अगर उसके लिए बहुत ईजी होगा तो वो थोड़ा बहुत लीनियंट होकर चेकिंग करता है। ऐसे ही सेकंड पार्ट का टीडीएस का क्वेश्चन था, मतलब तीनों क्वेश्चन ये टीडीएस के थे। तो मैंने तीनों में देखो अलग से देखो, मस्ट भी मतलब ये 2.5 लाख का जो भी मैंने जो भी इसका ट्रीटमेंट रहा उसको अलग से कंसिडरेशन रहा। और ये देखो विल नॉट बी डिडक्टेड, मतलब मैंने उसको पहले ही बता दिया कि इसमें डिडक्ट नहीं होगा या फिर इसमें डिडक्ट होगा, तो उसको ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, परेशानी नहीं आने दी मैंने उसको। सब उसको परोस के बोलते हैं ना, परोस के दे दिया, तो परोस के दे दिया सब उसको। ऐसे ही थर्ड केस में करा, ये ऊपर पहले सेक्शन लिख दिया मोटा मोटा, और ये नीचे 0.1% लगा दिया, ये एक्सीडिंग 50 लाख को भी अंडरलाइन कर दिया। और जो टीडीएस का अमाउंट है वो उसको अलग से निकाल के बता रहे, टीडीएस है, टीडीएस का ही आया था हमारा, टीसीएस का नहीं आया था, और एडवांस टैक्स नहीं था हमारे शायद, वो आगे देख लेंगे, एडवांस टैक्स नहीं था। तो मैंने पूरा उसको थाली में परोस के दिया ताकि उसको ज़्यादा कोई दिक्कत करनी ना पड़े। तो यहाँ पे मेरे इजीली 6 नंबर आ गए, 5 नंबर, 1 नंबर पता नहीं उसने क्यों काटा, पर अब काट लिया, उसने ढाई ढाई दिए तो 1 नंबर शायद उसने। राइटिंग, अब मैं आपको बता दूँ राइटिंग का ज़्यादा मैटर नहीं करता, राइटिंग ऐसे उसको समझ आनी चाहिए, राइटिंग ऐसे रखो राइटिंग कि उसको दिक्कत ना है, बस हाँ ठीक है, आराम से उसको पढ़ने में आ रहा है। अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा ही खराब है तो मेन मेन की पॉइंट्स को ऐसे अंडरलाइन करो, जैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने पहले ही सबको अंडरलाइन कर दिया ताकि उसको मोटा मोटा जो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ वो उसको आराम से दिखे, और वो कोई ज़्यादा नंबर में है और ना काटे। ये मैंने थोड़ा लिख दिया पर ये क्या पता गलत होगा, इसलिए उसने चेक नहीं करा, शायद ये गलती होगा, इसलिए उसने नंबर भी इसके 1 नंबर इसके काटा होगा, शायद उसने एलोकेट ही नहीं करा। अगला क्वेश्चन कौन सा करा था मैं, 3B, ये मेरा जीटीआई वाला क्वेश्चन होगा, हाँ 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 हाँ, जीटीआई वाला, ये शायद 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है जीटीआई वाला। 3A, ये 3A है, गलत कर दिया सारे ही। 3A ये भी है, अच्छा ये 2 बार आ गया शायद। ये रहा 3B, अपना ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें इसमें तो ये बहुत दिक्कत थी कि नेट और ग्रॉस वाला, कि पहले नेट होगा या ग्रॉस होगा या फिर सेट ऑफ नहीं होगा, वो की हमारे टाइम तो प्रोविजन था, आपके टाइम पता नहीं क्या था कि बिजनेस का बिजनेस से सेट होगा। तो हाँ इसमें ये था कि हाँ भाई लॉस भी हो रहा है, तो इसको भी मैंने देखो कैसे प्रश्न करा था आराम से, बस हाँ मैंने लाइन वाइन नहीं खींची थी पर आराम से खुला खुला लिखा था ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो कि भाई ये अमाउंट वाला ये मैं लाइन खींच सकता था, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं लाइन खींच, पर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बाइफर करके दिखाया ताकि उसको कोई दिक्कत ही ना हो आगे, और ब्रैकेट में ये सब दिखाया कि हाँ अलग से। और पीजीबी का ये हेड हेड जहाँ जहाँ हेड थे उन सब का अलग अलग पॉइंट बना दिया ताकि उसको लीनियंसी चेक हो कि उसको दिक्कत भी ना आए चेक करने की। और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड आगे दिखाया होगा मैंने। और हाँ वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसके इधर वर्किंग नोट के नंबर नहीं होंगे शायद, पर वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, और दूसरी कॉपी में दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि वर्किंग नोट का एक अपना ही रेलेवेंट है। उसके भी बहुत मार्क्स होते हैं कि 0.5, कभी कभी तो 1 और 1.5 का भी वर्क, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट में तो 1.5 नंबर के भी वर्किंग नोट होते हैं। तो वर्किंग नोट बहुत, इसलिए तो मैंने इधर एक्स्ट्रा पहले ही लिख दिया था, मेरे को बता था क्या पता इसके वर्किंग नोट के नंबर हो, क्योंकि वो 14 नंबर वाले क्वेश्चन में अराउंड 20-30% मार्क्स है ना वर्किंग नोट में ही होते हैं, मतलब जो आप प्रोविजन आपने लगाया आपने उसको एक्सप्लेन कराया तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ इन अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, टैक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इन विच वर्किंग नोट इज रिक्वायर्ड। तो वर्किंग नोट मैंने सब में लिखा था कि मैं देख रहा था कि वर्किंग नोट में लिखूं छोड़ू नहीं कोई वर्किंग नोट। 3C, 3C कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, 3B वाला ये वापस 3C एन एम्प्लॉय, वो चैप्टर 10 वो अपना रिटर्न वाले से है, ये 4 नंबर वाला। इसमें ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, मेरे को ढंग से याद है, इसमें अमेंडमेंट आया था वो शायद कोई फीस से रिलेटेड वाला, ये इसमें फीस वाला मैंने इसमें लिखा होगा, फीस वाला अमेंडमेंट था इसमें, मेरे को जितना याद है इसमें फीस वाला अमेंडमेंट था। ये दूसरी कॉपी कहाँ से आ गई, अच्छा मैंने डायरेक्ट वाली खोल दी, इसमें देखो फीस वाला होगा, फीस वाला मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारे इसमें अमेंडमेंट आया था, हमारे सर ने पहले ही बोल दिया था कि ये वाला तो आपके, हमारे सर ने पहले ही 3 स्टार लगा दिए थे इसके ऊपर कि ये वाला तो आएगा ही आएगा, तो इसमें तो आराम से पढ़ के जाना आप, सर ने पहले ही बता दिया क्योंकि ये शायद इंपॉर्टेंट होगा ये अमेंडमेंट वाला। तो हाँ ये यहाँ खत्म हो गया, इसको यहाँ से देखते हैं। देखो मैंने उसने पूछा क्या था सबसे पहले वो देखते हैं, उसने 3 पॉइंट में मेरे से पूछा था, उसने 3 पॉइंट में से अलग अलग पूछे थे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो मैंने उसको पूछा भी कैसे, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कैसे करा, मैंने भी उसको जिससे उसने पूछा जैसा वो मेरे से चाहता था मैंने उसको वैसे ही एक्सप्लेन करा। सबसे पहले ऊपर रेलेवेंट प्रोविजन लिख देगी कौन कौन सा लगेगा, उसका 1 पॉइंट अलग, उसका सेकंड पॉइंट का रेलेवेंट प्रोविजन अलग, उसका थर्ड पॉइंट का प्रोविजन अलग। अब थर्ड पॉइंट में शायद और कुछ होगा क्वेश्चन में, तो उसको मैंने और बायफर करके बताया कि इन केस में
कि अंडर सेक्शन 139A फ्रॉम द क्वार्ट, ये इस वाले केस में हमारे अमेंडमेंट आया था सर, इसी वाले में आया था अमेंडमेंट। हाँ मेरे को ये लग रहा है हाँ इसमें ही अमेंडमेंट आया था, तो ये वाला क्वेश्चन ही आ गया था अमेंडमेंट वाला। मेरी राइटिंग देख सकते हो आप कितनी खराब है, इसलिए मेरे को पता था मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही सबको जो मेन मेन कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर रखा था। 4A, 4A कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, 3C है तो 4A चार्जेबल टेबल चार्जेबल टूक्स। अच्छा ये कैपिटल गेन, ये अपने हेड ऑफ इनकम से शायद क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, कैपिटल गेन का वाला है ये मेरे को ये वाला तो कैपिटल गेन का ही है। हेड्स ऑफ इनकम इनकम से क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, हाँ ये हेड ऑफ इनकम का ही क्वेश्चन है। ये ऊपर IFRS वाला क्वेश्चन था, नीचे वो कैपिटल गेन वाला था कि एफ शेयर बेचे हैं, और एज द अमाउंट रिसीव्ड इन द हेड ऑफ। देखो मैंने सबको प्रॉपर अंडरलाइन कर रखी, जिसमें मेरा उसका ट्रीटमेंट करा था तो मैंने उसको प्रॉपर अंडरलाइन कर रखी थी। ये देखो टैक्सेबल को भी अंडरलाइन कर रखी है, ताकि क्या ना उसको कोई दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली मेरा तो यही मोटिव था कि मैं बताऊं, वैसे तो मैं चाहता तो इतना बड़ा, मैंने अभी ये इतना बड़ा लिखा है, उसने इतना बड़ा थोड़ी पढ़ा होगा, उसने 2 लाइन पढ़ी होगी कि भाई इसने ट्रीटमेंट करा क्या अल्टीमेटली, इसलिए मैंने लिखा भी सही। अगर उसका कंटेंट चाहते तो मैंने कंटेंट भी लिख दिया, और जो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको ऑनलाइन और आराम से प्रेजेंट भी कर दिया। पर मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से शायद उसने कोई नंबर वंबर काटे तो पता नहीं। बाकी मेरे को उसके कितने 1.5 नंबर, जबकि था क्वेश्चन कितना 1.5, ये 4A में 1.5, और अच्छा स्टेप के अच्छा अल्टीमेटली 1.5 नंबर। ये वो आ गया अपना वो कैलकुलेट करने वाला कि लेट इंटरेस्ट वाला, वो था ना चैप्टर में 234A 234B 234C वाला, कि मेरे को टॉपिक याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन कौन सा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी 4A, ये वाला सेल्फ असेसमेंट इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पेबल वाला, ये वाला, ये तीनों, ये 234A 234B और 234C, ये वाला। तो मैंने इसमें देखो अल सबका अलग अलग बताया, इसमें इसमें भी मैंने लिखा, पर इसके शायद मेरे को नंबर नहीं मिले, क्योंकि मेरे को पता था मेरा गलत हो गया। ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला जो कैलकुलेट करा मैंने, ये मेरे को एग्जाम के आते हुए लग रहा कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है, शायद इसमें मंथ वन कैलकुलेट करने में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो इसलिए इसके मेरे को ज़्यादा नंबर मिले नहीं। बाकी ये वाला तो शायद सही था आंसर। तो हाँ, जिसमें थ्योरी लिखना जरूरी था उसमें मैंने पूरी थ्योरी लिखी है, उसमें ऐसा नहीं करा कि थ्योरी। 4C, ये वो सेट वो क्लबिंग वाला इनकम आ गया, क्लबिंग वाला था, इसमें मेरे एकदम से होगा ये क्लबिंग वाला। तो ये 4C के मेरे कितने नंबर का है, 4C 4 नंबर का है। तो ये 4 नंबर का है, देखना है क्वेश्चन 4 नंबर का है, पर मेरे को दिए कितने 3.5। अब पता नहीं क्यों नहीं दिए, 5.5 क्यों काटा है तो मेरे को भी पता नहीं, जबकि मैंने सारी देखो क्वेश्चन क्वेश्चन देखो कितने नंबर का है, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन है, और मैंने देखना कैसे प्रेजेंट करा है उसको। पहले तो प्रॉपर एकदम जो ट्रीटमेंट होना चाहिए होगा। और आप वर्किंग नोट देखो इसमें, ये देखो सबका अलग अलग वर्किंग नोट है सबका। वैसे टाइम वो राइटिंग इतनी खराब हुई, टाइमिंग सबको होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है, पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन में तो 4 वर्किंग नोट तो अलग से बना दिए थे, कि उसको मैंने मौका नहीं दिया काटने का। पर अब क्या ही करें, कि पता नहीं उसने 0.5 नंबर क्यों काट लिया, शायद उसको कुछ राइटिंग अच्छी नहीं लगी होगी इसलिए उसने काट ली। बाकी ट्रीटमेंट वीटमेंट सारा मैंने सही करा था, बाहर आके मैंने मैच भी कर लिया था दोस्त से। बाकी नहीं करना चाहिए मैच, पर मैंने बाहर आके मैच कर लिया था दोस्त से। ये देखो प्रॉपर कि ये वाला इसमें क्लब होगा। बाकी मैंने इनमें रेफरेंस भी नहीं दिया कि नीचे रेफरेंस कौन सा वर्किंग नोट किससे है, तो उसमें भी थोड़ा क्या पता काट लिया हो तो। बाकी यानी इंटरेस्ट ये सब मैंने अलग से बाकी मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, बट हाँ सबका मैंने अलग अलग से ट्रीटमेंट करके बता रहा है कि भाई ये वाला इसका ट्रीटमेंट, वो क्या वो इसमें वो वाला क्वेश्चन होता है ना क्लबिंग में, कि अपना वो बिजनेस चालू करा है ओपनिंग कैपिटल में, उसका जो प्रॉफिट होगा फिर उसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसका अलग अलग से मैंने ट्रीटमेंट करके ही बताया था। ये वाला ये शायद 0.5 का होगा, तो भी इसमें टाइम लगाने में मेरे को कम से कम तो 30 से 40 सेकंड लग गए होंगे। और फाइनली ये 1A वाला क्वेश्चन, जहाँ पे मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं 3 से 4 नंबर भी ला पाऊंगा, पर इसमें मेरे 9.5 नंबर आ गए। अब इसमें देखना वर्किंग नोट के कितने मार्क्स हैं और कितने इसके एक्चुअल में मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली ये रहता है कि 14 में से लगभग 4 या 5 नंबर का तो वर्किंग नोट ही रहता है, बाकी जो रहता है वो ट्रीटमेंट और TDX। बस इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की होती है कि ये इन क्वेश्चन में क्या है ना, पूरा लास्ट तक सही जाता है ना, जब जाके आपके आंसर एकदम मतलब 14 में से आपके 12-13 नंबर आते हैं। क्योंकि अगर आपका लास्ट का मैच नहीं तो मतलब आपके ऊपर में ही गड़बड़ है, तो आपके मोस्ट ऑफ द मार्क्स वहीं कट जाते हैं। पर मेरे इसमें 3.5 ये 9.5 आए थे, 3.5 वन स्टेप के थे, शायद ये इन सब के 3.5 होंगे।
इसमें लास्ट में बस लगभग बस 15 मिनट बचे थे। ये मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू के बाद ये वाला करा था, एमसीक्यू में फटाफट तुक्के मारे, क्योंकि उसमें बहुत सारा बहुत हार्ड था एमसीक्यू इस बार, मतलब उसमें 6 हाउस प्रॉपर्टी टीडीएस ये सब करा था, तो उसमें मैंने फटाफट तुक्के मारे। उसके बाद में बस लगभग 10 से 15 मिनट ही बचे थे इसके लिए। तो मेरे को जो जो याद आया, जैसे जैसे ट्रीटमेंट याद आया, चाहे वो मतलब जैसे मेरे को फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ पर मेरे को फोर्थ पॉइंट का ट्रीटमेंट याद आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले उस ट्रीटमेंट को लिखा, ताकि अगर टाइम खत्म हो कम से कम जो मेरे को आता है, मेरे को ऐसा तो ना हो बाहर जाने का कि जो मेरे को आ रहा है वही मैं नहीं कर पाया टाइम। बट सब समाओ सब मेरा मैनेज हो गया था, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसमें लाइन वाइन कुछ भी प्रॉपर नहीं खींची, सिर्फ ऐसे ही कर दिया। और ये देखो आपको दिख रहा होगा ऐसे खाटा पीटी ये सब, तो वो टाइम की वजह से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आपको थोड़ा बहुत समाउ कहीं ना कहीं आपको लिटिल बिट आपको फ़ायदा मिलता है कि वो एकदम लीनियंट चेक करता है, ताकि क्या है ना, उसको भी समझने में बहुत आसानी रहती है इन सब चीज़ों में, इसलिए वो करता है कि हाँ चलो। बाकी इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी राइटिंग मेरी जैसी भी अगर आपकी राइटिंग होगी जिस हिसाब से मेरी राइटिंग है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ये इसमें 4.5 ऊपर 3.5 मिल गए थे मेरे को, 8 नंबर मेरे यहाँ हो गए। बाकी शायद वर्किंग नोट में इन्होंने नंबर ही नहीं दिए, मैंने वर्किंग नोट तो बहुत सारे लिखे थे। ये सारा देखो, ये सब गलत है, ये सब गलत है, क्योंकि मेरा ऊपर से गलत आ रहा है, तो इसलिए ये सब गलत है। मैंने बताया था ना, ये जो 14 नंबर के क्वेश्चन होते हैं सारे लिंक होते हैं, अगर आपका एक पॉइंट गलत तो आपके फिर नीचे वाले गलत ही गलत होते जाएंगे। मोस्टली मेरे को वर्किंग नोट के नंबर मिले होंगे यहाँ पे। एक सेकंड में वर्किंग नोट देखो मैंने कितने वर्किंग नोट बनाए होंगे, देखने देखो 1.5 नंबर, 1.5 नंबर मेरे को वर्किंग नोट के ही मिला है सीधा, इसमें तो और कम मिला शायद, और नीचे होगा। नहीं, मेरे को सिर्फ 1.5 नंबर ही मिला है वर्किंग नोट का। बाकी मैंने रिप्रेजेंट बहुत करने का ट्राई करा था कि मैं जितना हो सके मैं से, क्योंकि भाई ये देखो ये सेक्शन अलग, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ये सिर्फ 1.5 नंबर डेप्रिसिएशन का ही मिला है शायद मेरे को, ये सब मेरे शायद गलत हो गए होंगे। बट हाँ मतलब अगर 14 में से 9.5 आते हैं ना तो बहुत सफिशियंट है, क्योंकि वो 14 नंबर का क्वेश्चन करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाता है, उसमें से मैंने उसको 10 से 15 मिनट में मैंने समाउ कंप्लीट कर दिया, पर मेरा पूरा नहीं हुआ था। देखो यहाँ इसने बोला था कि आपको उसकी 44 AD के हिसाब से भी इनकम निकालनी है। मैं दिखाऊँ आपको क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये देखो, ये इसने बोला था कि आपको इनकम निकालनी है, ये देखो ये वाला वन नॉट ऑप्टेड, एक तो BAC वाला, और ये 44 ADA के हिसाब से निकालना है कि अब फिर दोनों में कंपेयर भी करना था, पर एक्चुअली इतना टाइम बचा ही नहीं था, तो मैंने सिर्फ जो अपना नॉर्मल प्रोविजन रहते हैं जो अपन नॉर्मली करते हैं वो वाला करके छोड़ दिया था। बाकी ये मैंने पेज उसलिए छोड़ा था ये वाला पेज कि मैं वहाँ पे कर दूंगा, पर मेरे को एक बाद में टाइम ही नहीं मिला, मेरे को 1-2 MCQ अटैम्प्ट करने थे, तो फिर मैंने ये लीव कर दिया। सो ये तो वही अपनी अपनी इनकम टैक्स की बात है, मतलब DT की बात। अब अपन देखते हैं IDT वाला पेपर। सो बात करें DT के पेपर, IDT के पेपर की, सो आई थिंक द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पेपर, आई आई थिंक द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पेपर इज ऑफ IDT, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका सिर्फ एक टॉपिक था और है ना उसका क्वेश्चन बना के दे दिया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक टॉपिक है, ना ही तो उसका ICI की बुक में क्वेश्चन, ना ही कोई एग्जांपल, ना ही कोई मॉक टेस्ट में उन्होंने दिया, ना ही RTP में दिया, ना ही MTP में दिया, उसके ऊपर उठा के क्वेश्चन बना दिया था। वो DCA वाला था, उसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रोविजन था DCA का, डेल क्रेडर एजेंट वाला, उसके ऊपर पूरा प्रॉपर क्वेश्चन दे दिया। तो कैसे कर सकता है इंसान, वही वही मैंने वो 15 मिनट में किया था कि मैं वो वाला ही क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा और दूसरा करूंगा। और जो आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे, क्वेश्चन 5 देख रहे हो, इसको देख रहे हो, ये लग तो रहा होगा आसान, बट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, है कि भाई जो पिछली जो मई अटेम्प्ट आया था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये उससे थोड़ा सा मतलब इसके पॉइंट थोड़े से ट्रिकी थे, क्योंकि इसमें ये वाला जो एक सेकंड, ये वाला पॉइंट था एक, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी था। और एक ये वाला पॉइंट जो मेरे को ट्रिकी, ये तो मेरा मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मेरे को शायद ट्रिकी लगा, किसी को शायद इजी लगा होगा, तो मेरे हिसाब से वाला ट्रिकी क्वेश्चन था। और एक वो DC वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, शायद ये उसके सारे एडजस्टमेंट थे ये 8 वाले क्वेश्चन के। DCA वाला शायद यही है, DC, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये DCA वाला, इसके ऊपर ना ही तो कोई इलस्ट्रेशन था ना ही कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ दिया 6 नंबर का। तो फिर तो ऑब्वियस हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ इसका कोई इम्प्लीकेशन इतना मेरे को पता ही नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ के गया था, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और बाकी फिर उसके अटैम्प्ट करे थे। तो चलो अपनी कॉपी देखते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। और